बारे में पढ़ा ही है। मंगल पांडे की बगावत और झांसी की रानी की वीरता। बिल्कुल, ये वो कहानियां हैं जो हम सबकी स्मृति में बहुत गहराई से दर्ज है। लेकिन आज के इस गहन विश्लेषण में, यानी हमारे इस डीप डाइव में, हम उन परिचित कहानियों से थोड़ा आगे जाने वाले हैं। हाँ, क्योंकि आज हमारे पास जो विश्लेषणात्मक रिसर्च पेपर्स और दस्तावेज हैं, वो इस ऐतिहासिक महासंग्राम के उन कानूनी, सामाजिक और आर्थिक पन्नों को पलटते हैं जिन पर अक्सर हमारी नजर जाती ही नहीं है। सही कहा। और आज का हमारा मिशन बहुत स्पष्ट है। हमें इन स्रोतों और नए तथ्यों के आधार पर यह समझना है कि क्या 1857 की वो घटना सिर्फ कारतूसों को लेकर अचानक भड़का हुआ कोई सैन्य विद्रोह थी, या फिर ये दशकों से चले आ रहे औपनिवेशिक शोषण के खिलाफ एक बहुत ही व्यवस्थित और राष्ट्रीय स्तर के प्रतिरोध का उदय था। तो चलिए आज सतह से थोड़ा नीचे उतरते हैं और इस पूरी व्यवस्था के इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिगर्स को समझने की कोशिश करते हैं। इस विषय की असल गहराई में जाने के लिए ना, हमें अपने नजरिए को थोड़ा जूम आउट करना होगा। जूम आउट मतलब बड़ी तस्वीर देखनी होगी। बिल्कुल। देखिए, इतिहास को सिर्फ कुछ तारीखों या एक दो घटनाओं तक सीमित नहीं रखा जा सकता। आज जिन दस्तावेजों का हम विश्लेषण कर रहे हैं, वो एक बहुत ही स्पष्ट पैटर्न दिखाते हैं। 1857 कोई ऐसी घटना नहीं थी जो बस रातों रात घट गई हो। हाँ, अचानक से तो इतना बड़ा बवाल नहीं हो सकता। एकदम नहीं। अगर हम इसे एक प्रक्रिया के रूप में देखें तो ये एक लंबी पीड़ा, लगातार हो रहे आर्थिक शोषण और एक पूरी सभ्यता के पतन का चरम बिंदु था। एक व्यापारिक कंपनी भारत आती है और धीरे धीरे पूरे उपमहाद्वीप के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक ताने बाने को कैसे उधेड़ कर रख देती है, ये उसकी कहानी है। आप इसे एक ऐसे ज्वालामुखी के फटने जैसी घटना मान सकते हैं जिसके अंदर का लावा एक या दो दिन नहीं बल्कि पूरे 100 सालों से उबल रहा था। 100 साल का समय, बाप रे। यानी अगर हम 1757 के प्लासी के युद्ध से लेकर 1857 तक की बात करें तो ये पूरा कालखंड एक प्रेशर कुकर की तरह नजर आता है। बहुत सही तुलना है, प्रेशर कुकर। और हमारी रिसर्च भी इसी बात की ओर इशारा करती है कि ये एक धीमी गति से बढ़ता हुआ असंतोष था। उस समय की न्याय प्रणाली और प्रशासन का जो ढांचा था, जरा उस पर गौर करते हैं। जी। दस्तावेजों से पता चलता है कि पुलिस और निचली अदालतों में संस्थागत भ्रष्टाचार अपनी जड़ें इतनी गहरी जमा चुका था कि आम आदमी के लिए न्याय पाना लगभग असंभव हो गया था। और अदालतें भी तो एक विदेशी भाषा यानी अंग्रेजी में काम कर रही थीं। बिल्कुल। अब आप ही सोचिए, सुनने वालों के लिए ये सोचने वाली बात है कि एक आम किसान के लिए किसी ब्रिटिश जमींदार के खिलाफ मुकदमा जीतना तो दूर की बात है, अपनी बात रख पाना भी मुमकिन नहीं था। तो प्रशासन से जनता का जो एक बुनियादी विश्वास होता है, वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। एकदम खत्म। और यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सवाल ये उठता है कि अगर ये दबाव इतने लंबे समय से बन रहा था, तो समाज के निचले तबके ने इससे पहले कोई आवाज क्यों नहीं उठाई? हाँ, ये सवाल तो ज़हन में आता है। दरअसल आवाज उठाई गई थी। अगर हम स्रोतों को गहराई से देखें तो ब्रिटिश नीतियों ने भारत के उस पारंपरिक प्रशासनिक और सामाजिक ढांचे को पूरी तरह नष्ट कर दिया था जो सदियों से ग्रामीण भारत को जोड़े हुए था। मतलब उन्होंने सीधा गांव की अर्थव्यवस्था पर वार किया। जी। नई भूमि बंदोबस्त नीतियों ने किसानों और आदिवासियों को अपनी ही जमीन पर मजदूर बना दिया था। और सबसे क्रूर पहलू तो ये था कि जब अकाल पड़ता था, जब खाने को कुछ नहीं होता था, बिल्कुल, जब लोगों के पास खाने को अन्न का एक दाना नहीं होता था, तब भी ब्रिटिश प्रशासन की राजस्व यानी टैक्स की मांगे रत्ती भर भी कम नहीं होती थी। ये तो अमानवीय है। और इन्हीं अमानवीय नीतियों का नतीजा था कि 1857 से बहुत पहले ही भारत के अलग अलग हिस्सों में सन्यासी विद्रोह और कोल विद्रोह जैसे कई नागरिक और जनजातीय विद्रोह हो चुके थे। अच्छा, मतलब बगावत पहले भी हुई थी? हाँ, इन छोटे लेकिन बेहद महत्वपूर्ण विद्रोहों को हम उस प्रेशर कुकर की सीटी मान सकते हैं जिन्होंने 1857 के उस बड़े प्रतिरोध की जमीन तैयार कर दी थी। लेकिन एक बात सोचने वाली है, ये तो हुई जमीनी स्तर की बात, जहां किसान और आदिवासी परेशान थे। अगर हम थोड़ा ऊपर यानी शासकों और रियासतों के स्तर पर देखें तो वहां भी असंतोष कुछ कम नहीं था। बिल्कुल नहीं, शासक वर्ग भी अंदर ही अंदर उबल रहा था। हमारे दस्तावेजों में दो बहुत ही आक्रामक नीतियों का जिक्र बार बार आता है। लॉर्ड वेलेस्ली की सहायक संधि
जिसे सब्सिडरी अलायंस कहते हैं, और लॉर्ड डलहौजी का व्यपगत का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। हाँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। अगर इसे हम आम बोलचाल की भाषा में समझें तो डलहौजी की ये नीति बेसिकली एक कानूनी अपहरण जैसी थी। एक तरह की दिन दहाड़े डकैती, वो भी कागजों पर। सही कहा। मतलब अगर किसी भारतीय शासक का अपना सगा बेटा नहीं है तो वो राज्य सीधा ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। सदियों पुरानी गोद लेने की परंपरा को एक झटके में अवैध कर दिया गया। और इसी छल का सहारा लेकर अंग्रेजों ने सतारा, नागपुर, झांसी और संबलपुर जैसे आजाद राज्यों को हड़प लिया। शासक पूरी तरह से बेबस हो चुके थे। और इस बेबसी के असली असर को समझना बहुत जरूरी है। वो कैसे? देखिए, जब हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये सिर्फ किसी राजा से उसका मुकुट छीनने की बात थी, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही थी। तो इसका असर आम जनता पर भी पड़ा? बहुत गहरा असर। ये भारतीय संस्कृति, परंपराओं और संप्रभुता पर एक बहुत बड़ा प्रहार था। जब कोई राज्य हड़पा जाता था तो सिर्फ एक राजा बेरोजगार नहीं होता था। तो और कौन प्रभावित होता था? उस राजा के दरबार पे आश्रित रहने वाले हजारों लाखों लोग, जिनमें सैनिक, शिल्पकार, दरबारी और यहाँ तक कि स्थानीय व्यापारी शामिल थे, वो सब रातों रात सड़क पर आ जाते थे। पूरी की पूरी स्थानीय अर्थव्यवस्था ढह जाती थी। बाप रे। और इसी हताशा, इस बेरोजगारी और सांस्कृतिक अपमान ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी योद्धाओं को हथियार उठाने पर विवश किया। उनके लिए यह सिर्फ एक राजनीतिक लड़ाई नहीं थी, बल्कि अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई थी। बिल्कुल, अपने लोगों के अस्तित्व और आत्मसम्मान को बचाने की लड़ाई बन गई थी। और जब किसी से उसका आत्मसम्मान और आजीविका दोनों एक साथ छिन जाए तो बगावत का होना तय है। एकदम तय है। आजीविका छीनने की बात पर आज के जो रिसर्च पेपर्स हैं वो कुछ ऐसे चौंकाने वाले डेटा पॉइंट सामने रखते हैं जो पूरी कहानी को एकदम साफ कर देते हैं। हाँ, वो कपड़ा निर्यात वाले आंकड़े। जी, सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत दिलचस्प होगा कि 1813 से 1850 के बीच भारतीय कपड़ा निर्यात में 80% की भारी गिरावट दर्ज की गई। 80%? 80%। और ठीक उसी समय के दौरान ब्रिटेन से भारत आने वाले मशीन निर्मित कपड़ों के आयात में 500% की वृद्धि हो गई। 500% की वृद्धि, ये बहुत बड़ा अंतर है। यह सिर्फ एक व्यापारिक घाटा नहीं था, ये एक ऐसा दौर था जहां भारत के हजारों गांव जो कभी कपड़ा बुनाई के केंद्र हुआ करते थे, वहां के करघे पूरी तरह से शांत हो गए और बुनकर भुखमरी के कगार पर पहुंच गए। इतिहास और अर्थशास्त्र की भाषा में इसी घटना को औद्योगिकीकरण या डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कहा जाता है। और इसके साथ एक और बड़ा कॉन्सेप्ट जुड़ा है, धन का निष्कासन या ड्रेन ऑफ वेल्थ। भारत, जो कभी दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब था, उसे अंग्रेजों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत केवल कच्चे माल का निर्यातक बना दिया और ब्रिटिश फैक्ट्रियों के माल का उपभोक्ता बनाकर छोड़ दिया। बिल्कुल। अक्सर कहा जाता है कि अंग्रेजों ने भारत में रेल और संचार के साधन विकास के लिए बनाए थे। हाँ, ये तो बहुत लोग मानते। लेकिन सच ये है, और ये दस्तावेज साबित करते हैं, कि रेलवे का विस्तार इसलिए किया गया ताकि ब्रिटिश कारखानों में बना माल भारत के दूर दराज के गांव तक तेजी से पहुंचाया जा सके और वहां से कच्चा माल बंदरगाहों तक लाया जा सके। एकदम सही। इससे गांव की जो अपनी पारंपरिक आत्मनिर्भरता थी वो पूरी तरह खत्म हो गई। और जब ये आर्थिक तबाही चल रही थी, उसी समय समाज में एक गहरा पहचान का संकट भी जन्म ले रहा था। पहचान का संकट? क्या इसका संबंध उन सामाजिक और धार्मिक नीतियों से है जिनका जिक्र दस्तावेजों में है? जी हाँ। क्योंकि ऐसा लगता है कि आर्थिक तबाही के साथ साथ लोगों के धर्म और आस्था पर भी चोट की जा रही थी। बिल्कुल की जा रही थी। देखिए, आर्थिक रूप से इंसान शायद एक बार समझौता कर ले, लेकिन जब बात उसकी पहचान, उसके धर्म और उसकी संस्कृति पर आती है तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। सही बात है। उस दौर में ईसाई मिशनरियों द्वारा धर्म परिवर्तन को खुला बढ़ावा दिया जा रहा था। यहाँ तक कि सरकारी नौकरियों और सेना में प्रमोशन के लिए धर्म को एक अघोषित आधार बना दिया गया था। मतलब अगर आपने धर्म बदल लिया तो आपको प्रमोशन मिलेगा। हाँ, जो व्यक्ति ईसाई धर्म अपनाता उसे प्रशासन में तरक्की मिलने की संभावना बढ़ जाती थी। तो आम भारतीयों को लगने लगा था कि अंग्रेज सिर्फ उनका पैसा नहीं लूट रहे, बल्कि उनके धर्म और उनकी आने वाली पीढ़ियों की पहचान को भी खत्म करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा और सबसे सीधा असर पड़ा
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना पर। हम्म। दस्तावेजों के अनुसार उस वक्त कंपनी की सेना में लगभग 2,57,000 भारतीय सिपाही थे। बहुत बड़ी संख्या है ये। हाँ, इनमें बंगाल सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा था, जिसे उस समय अवध की नर्सरी भी कहा जाता था। जी। इस सेना में उच्च जाति के सैनिकों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जिन्हें अपनी धार्मिक शुद्धता पर बहुत गर्व था। और फिर साल 1856 में सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम लाया जाता है, जिसे जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट कहते हैं। ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर था। बिल्कुल। इस कानून ने नए सैनिकों के लिए समुद्र पार जाकर सैन्य सेवा देना अनिवार्य कर दिया। आज के समय में शायद ये कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन उस समय के भारतीय समाज में समुद्र पार करने का सीधा मतलब था अपने धर्म और जाति से बहिष्कृत हो जाना। और इस बात को, इस गुस्से को गहराई से समझने के लिए हमें उस समय के सिपाही की मानसिकता को समझना होगा। वो कैसे? ये सिपाही कोई किराए के सैनिक नहीं थे। ये दरअसल वर्दी पहने हुए किसान थे। वर्दी पहने हुए किसान? बहुत गहरी बात है ये। हाँ, जब गांव में आर्थिक तबाही मच रही थी, नई टैक्स नीतियों से उनकी जमीनें छिन रही थीं, तो उसकी खबर इन सैनिकों को चिट्ठियों के जरिए अपनी छावनियों में मिल रही थी। मतलब वो अपने घर की हालत से अनजान नहीं थे। बिल्कुल नहीं, वे अंदर से पहले ही भरे बैठे थे। उनका परिवार गांव में भूखा मर रहा था और यहाँ छावनी में उनके धर्म पे प्रहार हो रहा था। ऐसे माहौल में एनफील्ड राइफल का आना एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि एनफील्ड राइफल 1857 के विद्रोह का मूल कारण नहीं थी। वो सिर्फ एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक थी। असली बारूद तो वो 100 साल का दबाव था। यानी एनफील्ड राइफल ने बस उस बारूद में चिंगारी लगाने का काम किया। एकदम सही। जब ये अफवाह फैली कि नई राइफल के कारतूसों को चिकना करने के लिए गाय और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया है, जिन्हें इस्तेमाल करने से पहले दांत से काटना पड़ता था, और बाजारों में मिलने वाले आटे में हड्डियों का चूर्ण मिलाया जा रहा है। हाँ, बोन डस्ट, तो सैनिकों का धैर्य पूरी तरह से टूट गया। टूटना ही था। इसे एक सोची समझी साजिश माना गया और ये लड़ाई अचानक धर्म की रक्षा का युद्ध बन गई। 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में मंगल पांडे ने जो गोली चलाई, वो कोई इकलौती घटना नहीं थी। नहीं, वो एक ऐसे चेन रिएक्शन की शुरुआत थी जिसने पूरे उत्तर और मध्य भारत को अपनी चपेट में ले लिया। बिल्कुल। 10 मई को मेरठ में सैनिकों का खुला विद्रोह और फिर उनका रातों रात दिल्ली की तरफ कूच करना, ये इस बात का प्रतीक था कि अब ये सिर्फ बैरकों की बगावत नहीं रही, बल्कि भारत से ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने का बिगुल बच चुका था। और ये देखना बहुत दिलचस्प है कि कैसे एक सैन्य बगावत इतनी तेजी से एक विशाल जन आंदोलन में बदल गई। जन आंदोलन यानी मास पार्टिसिपेशन? हाँ, इस आंदोलन का जो नेतृत्व था, उसकी विविधता अपने आप में अभूतपूर्व थी। दिल्ली में सैनिकों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया, जो भले ही एक प्रतीकात्मक प्रमुख थे, लेकिन असली सैन्य कमांड जनरल बख्त खां के हाथों में थी। और कानपुर में नाना साहब ने मोर्चा संभाला, तो लखनऊ में बेगम हजरत महल ने अंग्रेजों को कड़ी टक्कर दी। बिल्कुल। लेकिन इस पूरी लीडरशिप में एक नाम ऐसा है जो इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग ही चमक रखता है। बिहार के जगदीशपुर के जमींदार बाबू कुंवर सिंह। अरे हाँ, बाबू कुंवर सिंह। उनकी कहानी सच में इस बात का प्रमाण है कि ये लड़ाई किस स्तर पर लड़ी जा रही थी। जी। 80 वर्ष की उम्र, एक ऐसी उम्र जब आमतौर पर इंसान का शरीर साथ छोड़ देता है। उस उम्र में उन्होंने न सिर्फ अपनी तलवार उठाई, बल्कि बेहतरीन गुरिल्ला रणनीति का इस्तेमाल करते हुए अंग्रेजों को एक नहीं बल्कि कई बार युद्ध के मैदान में बुरी तरह हराया। 80 साल की उम्र में ऐसा जज्बा, ये साहस दिखाता है कि असंतोष किस हद तक समाज की हर रग में दौड़ रहा था। और जैसा कि आज के दस्तावेज साबित करते हैं, ये सिर्फ राजाओं, जमींदारों या सैनिकों तक सीमित विद्रोह हरगिज नहीं था। नहीं, ये सच्चे अर्थों में एक मास पार्टिसिपेशन या जन विद्रोह था। और यहाँ एक बहुत ही दर्दनाक आंकड़ा सामने आता है। रिसर्च बताती है कि अकेले अवध के क्षेत्र में इस विद्रोह को कुचलने के दौरान लगभग 1.5 लाख लोग मारे गए थे। 1.5 लाख लोग। और क्या आप अंदाजा लगा सकती हैं कि इनमें से आम नागरिक कितने थे? दस्तावेजों के हिसाब से तो ये संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए। लगभग 1 लाख। 1 लाख आम नागरिक। ये साफ बताता है कि समाज का हर वर्ग, किसान, मजदूर, शिल्पकार, सब अपनी मर्जी से इस लड़ाई में कूद पड़े थे। 1 लाख आम नागरिकों की शहादत कोई मामूली आंकड़ा नहीं है। ये इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि ये लड़ाई सिर्फ सत्ता या राजकाज बचाने की नहीं थी,
बल्कि ये आम आवाम के अस्तित्व और आज़ादी की लड़ाई बन चुकी थी। बिल्कुल। और जब जन भागीदारी की बात होती है तो हमारी आज की रिसर्च में एक ऐसे स्थानीय और अनसुने नायक की कहानी उभर कर आती है जो अक्सर मुख्यधारा के इतिहास में छिप जाती है। हम बात कर रहे हैं बागपत के शाहमल की। हाँ, शाहमल की कहानी तो इस पूरे डीप डाइव का सबसे प्रेरणादायक हिस्सा है। शाहमल कोई बहुत बड़े राजा या नवाब नहीं थे। वो जमीन से जुड़े एक आम किसान और स्थानीय नायक थे। लेकिन उन्होंने जो प्रशासनिक कौशल दिखाया वो सच में हैरान करने वाला है। एकदम। उन्होंने बागपत के आसपास के 84 गांवों के किसानों को एक साथ संगठित कर लिया। उन्होंने सिर्फ हथियार ही नहीं उठाए बल्कि बाकायदा एक समानांतर सरकार या पैरेलल गवर्नमेंट खड़ी कर दी। जी, और सरकारी बंगलों पर कब्जा करके उन्हें न्याय घर में बदल दिया। हॉल ऑफ जस्टिस, जहां लोगों के मुकदमों के फैसले होने लगे। उन्होंने ब्रिटिश सेना के संचार तंत्र और सप्लाई लाइन को पूरी तरह से ठप कर दिया। लेकिन फिर जुलाई 1857 में ब्रिटिश अधिकारी डनलप की सेना से लड़ते हुए वे शहीद हो गए। और शाहमल का खौफ अंग्रेजों के दिल में इस कदर बैठ गया था कि उन्होंने बाकी लोगों में दहशत फैलाने के लिए शाहमल के कटे हुए सिर को सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित किया। ये क्रूरता इस बात का सबूत है कि एक आम किसान के साहस ने इतने बड़े साम्राज्य की बुनियाद को कितनी बुरी तरह हिला दिया था। बिल्कुल हिला दिया था। लेकिन शामल जैसे नायकों का बलिदान ये दर्शाता है कि स्थानीय स्तर पर नेतृत्व और संगठन क्षमता की कोई कमी नहीं थी। फिर भी यहाँ एक कड़वा सच भी है जिसका हमें विश्लेषण करना ही होगा। कड़वा सच? हाँ। आप विफलता के कारणों की बात कर रही हैं। हाँ, इतने अदम्य साहस, इतनी विशाल जन भागीदारी और इतने बलिदानों के बाद भी आखिर ये विद्रोह विफल क्यों हो गया? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। जी, जब हम दोनों पक्षों की सैन्य और रणनीतिक ताकत की तुलना करते हैं तो विफलता के कुछ बहुत ही स्पष्ट कारण सामने आते हैं। क्या कारण थे? विद्रोहियों के पास जज्बा तो बहुत था, लेकिन उनके पास एक एकजुट योजना और पूरे देश के लिए एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव था। मतलब सेंट्रल लीडरशिप नहीं थी। जी, हर कोई अपनी अपनी जगह पर अपने अपने कारणों से बहुत बहादुरी से लड़ रहा था, लेकिन उनके बीच कोई आपसी तालमेल नहीं था। इसके अलावा समाज का जो नया अंग्रेजी पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग था, उसने इस विद्रोह से पूरी तरह दूरी बनाए रखी और सिंधिया जैसी कुछ बड़ी रियासतों की तटस्थता ने या कहें अंग्रेजों के प्रति उनकी वफादारी ने विद्रोहियों को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया। और रणनीतिक कमियों के साथ साथ संसाधनों का अंतर भी बहुत बड़ा था। वो कैसे? देखिए, विद्रोही मुख्य रूप से तलवारों, भालों और पुरानी बंदूकों जैसे पारंपरिक हथियारों पर निर्भर थे। जी। दूसरी तरफ अंग्रेजों के पास क्या था? उनके पास वही आधुनिक एनफील्ड राइफलें थीं जिनकी रेंज और मारक क्षमता बहुत ज्यादा थी। उनके पास रेलवे का नेटवर्क था जिससे वे कुछ ही घंटों में अपनी सेना को एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते थे। उनके पास टेलीग्राम था जो त्वरित संचार का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ। पलक झपकते ही संदेश पहुंच जाते थे। बिल्कुल, एक शहर से दूसरे शहर। इसके अलावा अंग्रेजों को गोरखा और सिख रेजिमेंट का भी सामरिक समर्थन प्राप्त था जिसने विद्रोही सेनाओं को कई मोर्चों पर कमजोर कर दिया। जी। संसाधन, संचार और संगठन, अंततः इन्हीं चीजों ने इस लड़ाई का नतीजा तय कर दिया। सही बात है। लेकिन इस विफलता के बाद की जो कहानी है वो और भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1857 के बाद भारत में जो कुछ भी हुआ उसने हमारे भविष्य की पूरी दिशा ही बदल दी। बिल्कुल बदल दी। 1857 के झटके ने ब्रिटिश साम्राज्य को अंदर तक डरा दिया था। उन्हें समझ आ गया था कि अब पुरानी व्यवस्था से काम नहीं चलने वाला। दोनों ने क्या किया? इसलिए 1858 में भारत शासन अधिनियम लाया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। इसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के 100 साल पुराने एकाधिकार और शासन का हमेशा के लिए अंत कर दिया गया। मतलब कंपनी राज खत्म? हाँ, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा के साथ भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश राजशाही के हाथों में चला गया। प्रशासन में तो बदलाव हुए ही, लेकिन सबसे बड़े और गहरे बदलाव सेना के ढांचे में किए गए। इसके लिए बाकायदा पील कमीशन का गठन किया गया, जिसका मुख्य काम ये तय करना था कि भविष्य में ऐसी बगावत दोबारा न पनप सके। और पील कमीशन की सिफारिशों को अगर ध्यान से देखा जाए तो वो साफ तौर पर अंग्रेजों के खौफ को दर्शाती हैं। जी। उन्होंने भारतीय सेना में यूरोपीय सैनिकों का अनुपात अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ा दिया। और जो सबसे खतरनाक हथियार थे, जैसे तोपखाना, उसे भारतीयों की पहुंच से पूरी तरह दूर कर दिया गया। आर्टिलरी पर पूरा कब्जा कर लिया। हाँ,
तोपखाने पूरी तरह से ब्रिटिश सैनिकों के हाथों में दे दिए गए। और सिर्फ हथियारों का नियंत्रण ही नहीं, पील कमीशन के बाद अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति को जन्म दिया जिसने भारत के सामाजिक ताने बाने को हमेशा के लिए जख्मी कर दिया। आप डिवाइड एंड रूल की बात कर रही हैं। जी हाँ, बांटो और राज करो। 1857 से पहले अंग्रेज शायद मौके का फायदा उठाकर लोगों को बांटते होंगे, लेकिन इस विद्रोह के बाद उन्होंने इसे बाकायदा एक आधिकारिक और संस्थागत सिद्धांत बना दिया। ये बहुत खतरनाक कदम था। बिल्कुल। सेना के पुनर्गठन में उन्होंने मार्शल और नॉन मार्शल रेस का, यानी लड़ाकू और गैर लड़ाकू जातियों का कॉन्सेप्ट गढ़ा। उन्होंने सुनिश्चित किया कि एक रेजिमेंट में अलग-अलग जातियों, धर्मों और क्षेत्रों के लोग इस तरह से रखे जाएं कि वो आपस में ही बटे रहें, उनमें कभी कोई एकता न पनपे और वो कभी ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ एक होकर खड़े न हो सकें। ये सच में बहुत दुखद है कि 1857 के युद्ध के मैदान में जिस शानदार हिंदू मुस्लिम एकता ने अंग्रेजों की रातों की नींद उड़ा दी थी, उसी एकता को तोड़ने के लिए उन्होंने अपनी पूरी ताकत और नीतियां लगा दी। बिल्कुल। अब अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को समेटें तो इन सभी रिसर्च पेपर्स और दस्तावेजों से एक बहुत ही स्पष्ट निष्कर्ष निकलता है। वो क्या? भले ही 1857 का विद्रोह सैन्य रूप से विफल हो गया हो, भले ही आधुनिक हथियारों के बल पर इसे कुचल दिया गया हो, लेकिन व्यापक और ऐतिहासिक अर्थों में यह विद्रोह कभी विफल नहीं हुआ। मैं पूरी तरह सहमत हूँ। इसे इतिहास में एक बहुत बड़े डिपार्चर पॉइंट या प्रस्थान बिंदु के रूप में देखा जाना चाहिए। जी। 1857 वो समय था जब भारत सिर्फ अपने अपने राज्यों या राजाओं को बचाने के प्रतिक्रियावादी प्रतिरोध से बाहर निकलकर एक साझा दुश्मन के खिलाफ आधुनिक राष्ट्रवाद या मॉडर्न नेशनलिज्म की ओर पहला कदम बढ़ा रहा था। एक देश के रूप में सोचने लगा था। हाँ, इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य के अजेय होने के उस भ्रम को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। भारतीयों के मन में ये चेतना जाग चुकी थी कि अगर पूरा देश एकजुट होकर लड़े तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत को भी चुनौती दी जा सकती है। और इसी चेतना, इसी आग ने आगे चलकर उन राष्ट्रीय आंदोलनों की नींव रखी जिन्होंने आखिरकार हमें आजादी दिलाई। बिल्कुल सही कहा। क्या कमाल की ऐतिहासिक यात्रा रही है। एक ऐसा विद्रोह जिसे ताकत से दबा दिया गया, लेकिन जिसने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक ऐसी वैचारिक जमीन तैयार कर दी जिस पर आजादी की पूरी इमारत खड़ी हुई। जी। आज के इस डीप डाइव ने वाकई 1857 को देखने का एक बिल्कुल नया और गहरा नजरिया दिया है। लेकिन इस चर्चा को खत्म करने से पहले इन दस्तावेजों के आधार पर एक ऐसा विचार सामने आता है जो सच में दिमाग को झकझोर कर रख देता है। वो क्या है? सुनने वालों के लिए ये एक बहुत ही विचार उत्तेजक सवाल है जिस पर आप सबको गहराई से सोचना चाहिए। जी। इस विद्रोह को कुचलने में आधुनिक तकनीक जैसे टेलीग्राम और रेलवे ने अंग्रेजों के लिए एक मजबूत ढाल का काम किया। हाँ, ये तो हमने देखा ही। अगर वो टेलीग्राम लाइनें ना होती, अगर वो रेल की पटरियां ना बिछी होती, तो अंग्रेज इतनी जल्दी अपनी सेनाएं और रसद एक जगह से दूसरी जगह नहीं भेज पाते। बिल्कुल नहीं भेज पाते। तो क्या ये कहना गलत होगा कि जिन आधुनिक संचार और परिवहन के साधनों को आज दुनिया भर में विकास का, प्रगति का सबसे बड़ा प्रतीक माना जाता है, उन्हीं साधनों ने, उसी कथित विकास ने भारत की आजादी को 90 साल और पीछे धकेल दिया? बहुत गहरा सवाल है ये। ये एक ऐसा सवाल है जो इतिहास, तकनीक और विकास के हमारे पूरे नजरिए को एक नई कसौटी पर परखने की चुनौती देता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। जी। ऐतिहासिक तथ्यों का इसी तरह गहराई से विश्लेषण करने और हमारे साथ इस वैचारिक यात्रा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले डीप डाइव में। बचपन की इतिहास की किताबों में